हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, आर एनवायरनमेंट। आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर कितना इजी है, बट दैट्स द रीजन वाई आपको ये चैप्टर उतने ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके मार्क्स तो पक्के, राइट? तो बस वही हम आज अपनी एग्जाम स्पेशल सीरीज में करेंगे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर की शुरुआत होती है इकोसिस्टम से। क्या है इकोसिस्टम? एनसीईआरटी में बड़ी ही इजी सी डेफिनेशन दी हुई है इसकी, दैट ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with non-living constituents of the environment form an ecosystem। यानी कि किसी भी एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो उनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होगा, ये दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। एक इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब चलिए हम इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। ये मैंने आप लोगों के लिए पॉन्ड का डायग्राम बनाया है। जितनी भी क्रिएटिविटी थी सब मैंने इसमें लगाई है। ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं है क्योंकि वीडियो भी टाइम से बनाना था आप लोगों के लिए। सो एनीवेज, बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ इस पॉन्ड में बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी फिशेज, स्वॉन, और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे कि वाटर, सॉइल, विंड। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड हैं। मान लीजिए ये फिश है, ये इस फिश को खाती है, फिर ये स्वॉन है जो इस फिश को खाता है। तो इस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स पे भी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर वाटर नहीं होगा तो ये फिशेस कैसे जिंदा रहेंगी, राइट? तो बायोटिक कंपोनेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये हेविली डिपेंडेंट होती हैं ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? तो ऑब्वियसली आप इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी दे देंगे, राइट? अब नेक्स्ट, इकोसिस्टम या तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड, रिवर, एटसेट्रा। उसी के ऑपोजिट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया एक्वेरियम। नेचुरल हो गया फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल मान लीजिए कोई मैन मेड गार्डन हो गया। ऑलराइट, तो ये तो इजी था। अब नेक्स्ट टॉपिक तो और भी इजी है, तो इसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर फूड। कैसे ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया इनटू 3 कैटेगरीज: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। सबसे पहले बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट? एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए फूड को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कंज्यूमर्स को हम फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन है? जो केवल प्लांट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गोट, शीप, डियर, कैमल। कार्निवोर्स वो हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, एटसेट्रा। ओमनिवोर्स वो जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल मैन ऑफ कोर्स, उसके अलावा डॉग, क्रो, एटसेट्रा। अब थर्ड और लास्ट कैटेगरी में आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये डेड ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल है सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो वैसे तो ये बहुत ईजी है, बट आप इसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को लर्न कर लेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं उन टॉपिक्स पे जहां से इस चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं,
और हम आगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फूड चेन की, तो सिंपली एक बार बोर्ड्स में पूछ दिया गया था व्हाट इज फूड चेन। तो द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म्स अ फूड चेन। तो एक एग्जाम्पल फूड चेन का हमने ले लिया प्लांट, जो कि एक प्रोड्यूसर है। उसको खाया ग्रास हॉपर ने, जो कि एक हर्बीवोर है। अब इस ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, विच इज अ कार्निवोर, और इस फ्रॉग को खा लिया मान लीजिए ईगल ने। इसको हमने बोल दिया टॉप कार्निवोर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट ने फूड बनाया, एनर्जी ली, फिर ग्रास हॉपर ने प्लांट खा के उससे एनर्जी ली, राइट। तो फूड चेन के बारे में हम एक ये बात कह सकते हैं कि फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब ऐसे ही अगर बात करें फूड वेब की, तो व्हाट इज फूड वेब? सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब। यानी कि बहुत सी फूड चेन्स होती हैं इकोसिस्टम में, और ये जब लिंक होती हैं तो उसको हम फूड वेब बोल देते हैं। जैसे देखिए, ये स्नेक बर्ड भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, राइट। तो नेचुरली इकोसिस्टम में फूड वेब्स ही होते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। अगेन हम वही अपना फूड चेन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड ईगल। तो प्लांट है यहाँ प्रोड्यूसर, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी, और इनको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद आ जाते हैं इंसेक्ट, जो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये बनाता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ऐसे ही फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर बनाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड ईगल टर्शरी कंज्यूमर बनाएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ऑलराइट, तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। तो एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर लिया फूड चेन का, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स भी बता दी। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, तो ये फूड चेन के वो स्टेप्स हैं जहां ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, और ये आपका ट्रॉफिक लेवल का एनसीईआरटी का फिगर है। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि प्रोड्यूसर्स वाला पोर्शन ब्रॉड है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है ये पतला होता जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी बात का जवाब देती है 10% लॉ, जो आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो 10% लॉ कहती है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होगी उसका केवल 10% ही नेक्स्ट लेवल में पास ऑन होने के लिए अवेलेबल होता है। इसमें हम एक सिंपल सा फूड चेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट्स, डियर, लायन। अब देखिए होता क्या है कि प्लांट एनर्जी बना रहा है सन से। सन जितनी भी एनर्जी देता है उसका केवल 1% मिलेगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, यानी कि प्लांट को। अब मान लीजिए प्लांट को मिली 100 जूल एनर्जी। अब जब ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी, यानी जब डियर इस प्लांट को कंज्यूम करेगा, तो डियर को मिलेगी 10 जूल एनर्जी। फिर लायन जब डियर को कंज्यूम करेगा तो उसको मिलेगी 10% ऑफ 10 जूल, यानी 1 जूल एनर्जी। तो ये है 10% लॉ, और यही रीजन है कि यूजुअली 3 या 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होती हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्या ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। 1 जूल के बाद पॉइंट्स में चली जाएगी, उसके बाद तो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो नाउ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, what will be the amount of energy available to the organism of the second trophic level of a food chain if the energy available at the first trophic level is 10,000 joules? जब फर्स्ट पे 10,000 जूल है तो सेकंड पे होगी 10% ऑफ 10,000 यानी 1,000 जूल्स। तो आंसर हुआ 1,000 जूल्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो अक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। गाइस, मैं इस वीडियो को जितना प्रिसाइज और कॉन्साइज हो सकता है उतना आपके लिए बना रही हूँ, ताकि आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, अगर बात करें बायो अक्यूमुलेशन की, तो देखिए डिफरेंस क्या है बायो अक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन में, कि बायो अक्यूमुलेशन होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म में ओवर लाइफ टाइम, और बायोमैग्निफिकेशन एक्सटेंड करता है ओवर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। कैसे?
इसको समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब फार्मर्स खेती करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हार्मफुल। तो होता क्या है, हमने उस खेत का वीट, फ्रूट्स कुछ भी खाया तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसे ही हम अपनी लाइफ टाइम में जैसे जैसे ये सब वीट, फ्रूट्स खाते जाएंगे जिनमें पेस्टिसाइड्स लगी हैं, तो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होते जाएंगे। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्लियर? अब अगर बात करें बायो मैग्निफिकेशन की, तो मान लीजिए ये जो खेत था इसमें पेस्टिसाइड्स डाला और ये पेस्टिसाइड गया सॉइल में। सॉइल से इसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये प्लांट्स कंज्यूम करे किसी हर्बीवोर एनिमल ने, तो ये पॉइजनस पेस्टिसाइड इनकी बॉडी में गया। अब ऐसे ही ये पेस्टिसाइड आगे आगे फूड चेन में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है। तो जो भी एनिमल फूड चेन के टॉप लेवल पे होगा उसमें इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, जो कि यूजुअली हम ह्यूमंस होते हैं। तो बस इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, यानी the increase in concentration of harmful chemical substances in the body of living organism at each trophic level of a food chain is called biomagnification. Clear? अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, विच इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन क्या है? O3, यानी ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जो कि होता है पॉइजनस। लेकिन ये ओजोन जब हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बना लेता है तो ये हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। ऐसा क्या बिगाड़ती है यूवी रेज हमारा जो हमें ओजोन लेयर की जरूरत पड़ती है? यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। ठीक, अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ओजोन है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, इसके फॉर्मेशन का कारण ही यूवी रेज है। कैसे? देखिए, नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है जो कि है O2। अब यूवी रेज इस ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती हैं इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। फिर ये ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन फॉर्म कर लेती है। क्लियर? नाउ प्रॉब्लम क्या है कि इस ओजोन की लेयर का हो रहा है डिप्लीशन, यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन कम होती जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सर्टन एयर पोल्यूटेंट्स। हम कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स का यूज कर रहे हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एज रेफ्रिजरेंट्स एंड एक्सटिंग्विशर्स, जो कि कॉज कर रहा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कुछ स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से CFC फ्री रेफ्रिजरेंट्स का यूज किया जाए, तो अब ओजोन लेयर धीरे धीरे हील हो रही है। ऑलराइट, अब फाइनली आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। नाउ 2 टाइप्स के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट that are broken down by biological processes are said to be biodegradable waste, जैसे vegetable waste, paper cups, कुल्हड़, राइट, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन करे जा सकें। इसी के ऑपोजिट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल हो गया पॉलिथीन बैग्स, आर्टिफिशियल रबर, ग्लास एटसेट्रा। तो मेनली इस चैप्टर में इतना ही है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में वो डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में ये क्वेश्चन आया था that why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded in separate bins? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके, और अगर ये मिक्स हुए तो इट कैन कॉज पोल्यूशन, इसलिए हमें इन्हें सेपरेट बिन्स में डिस्कार्ड करना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर एंड विद दैट हमारी 10th की बायोलॉजी इज डन। हैंड रिटन नोट्स पे काम चल रहा है एंड वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच उन सभी बच्चों को जो इतने प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। ये चैनल आप ही लोगों के लिए है, और जब आपको वीडियोस पसंद आते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू गाइज सून, and until the next time, stay curious.